उस दिन धूप बहुत कठोर थी, ऐसी गर्मी कि टार पिघल जाए और सांसों का स्वाद धूल जैसा हो जाए। फ्रंट स्ट्रीट के बीचों बीच एक युवती बढ़ई की मेज से बंधी हुई थी। उसकी कलाइयां चोटिल थीं और बाल मिट्टी से उलझे हुए थे। उसकी पोशाक कभी सफेद थी, अब वह शर्म का नक्शा बन गई थी। बच्चे पत्थर फेंक रहे थे, बूढ़े जमीन पर थूक रहे थे, औरतें फुसफुसा रही थीं जो शाप जैसी लग रही थीं। उसका नाम एलिजा हार्ट था, सिर्फ 22 साल की, और उसे एक ऐसे काम का दोषी पाया गया था जिसे वे अश्लील आचरण कहते थे। डिसेंसी लीग अपने फैसले पर गर्व करते हुए अर्धवृत्ताकार खड़ी थी। उन्होंने उसे पापी, कलंक, चेतावनी कहा। उसके लिए कोई नहीं बोला, किसी की हिम्मत नहीं हुई। मार्शल का दफ्तर दूसरी तरफ देख रहा था। पसीने, चीड़ के राल और डर की गंध शुष्क हवा में घुल मिल गई थी। एलिजा कांप रही थी, दर्द से नहीं बल्कि हंसी की आवाज से। कोई चिल्लाया, उसे ले लिया जाए या उसे सड़ने दिया जाए। और तभी सड़क के दूर छोर से एक आदमी गर्मी की धुंध में से गुजरा। वह लंबा था, उसका कोट गर्मियों के हिसाब से बहुत भारी था और उसकी आंखों ने बहुत सी गलतियां देखी थीं। 54 वर्षीय कैलेब मर्सर, एक सेवानिवृत्त कानूनी व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी और बेटी दोनों को बहुत पहले दफना दिया था। वह देखने नहीं आया था, वह इसलिए आया क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा था जो किसी और को क्रूरता से मरने नहीं देना चाहता था। कहीं गहरे में उसने उसकी आंखों में अपनी बेटी का भूत देखा, जिसे उसने बरसों पहले बुखार में खो दिया था। शायद इसीलिए वह आगे नहीं चल पा रहा था। जैसे ही वह मेज के पास पहुंचा, एलिजा ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आवाज सूखी टहनी की तरह फट रही थी। मेरी मदद करो, आज रात मुझे अपना लो। भीड़ हाँफने लगी। यह स्वामित्व की याचना नहीं थी, यह हताशा थी। एक औरत के आखिरी शब्द जो अभी भी जीना चाहती थी। कैलेब ने चारों ओर देखा। हर आंख चाहती थी कि वह चला जाए, लेकिन वह नहीं गया। उसने मुट्ठी भर चांदी के सिक्के धूल भरी जमीन पर फेंक दिए। उसका जुर्माना भर दिया गया है, उसने कहा। वह मेरी सुरक्षा में है। सन्नाटा छा गया। डिसेंसी लीग गुस्से में बुदबुदाया। लेकिन कानून एक आदमी को नैतिक दायित्व के तहत एक औरत के लिए जमानत जमा करने की इजाजत देता था। समय पूरा होने से पहले उसे मार्शल के डेस्क पर कागजात और जमानत का निपटारा करना होता था। रस्सी उसकी कलाई से गिर गई। जहां भांग ने गहराई से काटा था, वहां उसकी त्वचा से खून बहने लगा। वह लगभग गिर पड़ी और कालेब ने उसे कंधों से पकड़ लिया, पत्थर की तरह स्थिर। एक पल के लिए वे बस वहीं खड़े रहे, धूल और न्याय से घिरे हुए। भीड़ देखती रही, यह देखने के लिए कि क्या बूढ़ा आदमी सचमुच उस पापी को लेकर चला जाएगा। और जब वह उसे गली से होते हुए अपने घोड़े की ओर ले गया, तो फुसफुसाहटें सांपों की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगीं। उस दिन डॉज सिटी में कोई नहीं बता सका कि उसने उसे बचाया है या खुद को बर्बाद कर लिया है। और सच कहूं तो कालेब को भी नहीं पता था। कुछ बचाव मुक्ति की तरह शुरू होते हैं और बर्बादी की तरह खत्म होते हैं। और एलिजा, उसकी आंखें खोखली लेकिन जल रही थीं, वह भी यही सोच रही थी। एक अजनबी उस औरत के लिए अपना नाम, अपना सम्मान, अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा, जिसकी हर कोई पहले ही निंदा कर चुका है। उस रात डॉज से बाहर जाने वाली सड़क शांत थी। हवा में सांता फे रेल मार्ग की पटरियों से धूल और गर्म लोहे की गंध आ रही थी। कालेब धीरे धीरे घोड़े को आगे बढ़ा रहा था, जबकि एलिजा उसके पीछे कमजोर सी बैठी थी। उसके हाथ उसके कोट से कांप रहे थे। भीड़ कम हो गई थी, लेकिन उनकी हंसी की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। वे शहर के किनारे पहुंच गए, जहां लैंप की जगह चांदनी आ गई थी। कालेब नदी किनारे रुका। उसने उसे पानी और आधा बिस्किट दिया। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसका गला जल रहा था। आराम करो, उसने धीरे से कहा। अभी तुम सुरक्षित हो। सुरक्षित? यह शब्द उसे अजीब लगा। जिस रात एलिटेट ने उसे कपड़े धोने के शेड के पीछे घेर लिया था, तब से वह सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। उसने उसकी आस्तीन और उसका नाम फाड़ दिया था। जब वह चीखी तो उसके पिता के आदमी दौड़े आए, लेकिन मदद के लिए नहीं। सुबह तक डिसेंसी लीग ने उसकी कहानी फिर से लिख दी। वे इसे घटिया आचरण कहते थे और शहर ने उसकी हर बात पर यकीन कर लिया।
कालेब बिना टोके सुनता रहा। उसका चेहरा शांत रहा, लेकिन हर बार जब वह टेट का नाम लेती तो उसका जबड़ा कस जाता। उनके बीच आग चटक रही थी और हवा में नदी से चीड़ की खुशबू आ रही थी। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? उसकी आवाज फट गई। मुझे तुम्हारी आंखों में जो भाव है उस पर यकीन है, उसने कहा। झूठे लोग ऐसे नहीं कांपते। वह एक बार हंसी, थोड़ी और कड़वी। तुम मुझे जानती भी नहीं। शायद नहीं, उसने जवाब दिया। लेकिन मैं अपराध बोध को पहचानती हूं, और जब मैं मासूमियत देखती हूं तो उसे पहचान लेती हूं। एक पल के लिए शांति जैसी कोई चीज सन्नाटे में घुस गई। कैलेब ने उसे अपना कंबल दिया और घोड़ों की देखभाल करने के लिए मुड़ गया। उसने उसे छुआ तक नहीं, ज्यादा देर तक देखा भी नहीं, और किसी तरह इससे उसे उस पर और भरोसा हो गया। दूर रात में एक ट्रेन की सीटी गूंज रही थी। उसने मैदानों में उसकी रोशनी को फीकी पड़ते देखा और सोचा कि क्या वह कभी उसमें सवार होगी। इस शापित शहर से दूर कैलेब फिर से बोला, लगभग खुद से, कल हम सब कुछ ठीक करना शुरू करेंगे। कैसे? उसने पूछा। उन्हें सच दिखाकर और सही लोगों से बात करवाकर। एलिजा आग में घूर रही थी। डॉज सिटी में सच्चाई कभी काफी नहीं रही, लेकिन इस आदमी में कुछ ऐसा था जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद, बस शायद, इस बार ऐसा हो सकता है। चांद और ऊंचा हो गया, पीला और खामोश। शर्मिंदगी शुरू होने के बाद पहली बार उसने बिना किसी डर के अपनी आंखें बंद कर लीं। कैलेब ने अंगारों को बुझते देखा और रात से फुसफुसाया, अगर होप बच सकती है, मैं यहां हूं, शायद वह भी हो सकती है। लेकिन उस शांत आकाश के नीचे जलता हुआ प्रश्न ऐसा था जिसका उत्तर दोनों में से कोई नहीं दे सकता था। जब सच्चाई आखिरकार सामने आ गई तो डॉज सिटी क्या करेगी? डॉज सिटी पर सुबह धीरे धीरे आई। वहां धूल कभी सोती ही नहीं थी। कालेब ने एलिजा को एक चेतावनी के साथ खेत में छोड़ दिया। दरवाजा बंद कर दो, मेरे अलावा किसी और के लिए मत खोलना। वह शहर में वापस चला गया। उसकी टोपी नीचे खींची हुई थी। धुंध में सूरज चुभ रहा था। डिसेंसी लीग के बैनर अभी भी चर्च के बाहर लटके हुए थे। उनके नेता डीकन सिलस्क्रो उस उपदेश के पीछे पहले से ही पाप और पुण्य के बारे में उपदेश दे रहे थे। क्रो कर्ज में डूब रहा था। लीग के दान ने उसके छोटे से बैंक को चालू रखा और टेट के पैसे ने उसके बंधक का भुगतान किया। पाप का उपदेश देना उसका एकमात्र व्यवसाय बन गया था। उस डर के बिना जो उसने बेचा था, वह खाली जेबों और बिना किसी उपदेश के एक और आदमी था। कालेब तब तक गाड़ी चलाता रहा जब तक वह लॉन्ग ब्रांच सैलून नहीं पहुंच गया। अंदर पियानो बेसुरा था, व्हिस्की खट्टी थी और थकी हुई आंखों के पीछे सच्चाई छिपी थी। उसे वह औरत मिल गई जो एलिजा के बोर्डिंग हाउस चलाती थी। वह कपड़े तह कर रही थी, उसके हाथ साबुन से गीले थे। औरत ने फुसफुसाते हुए कहा, उसने कभी वैसा नहीं किया जैसा उन्होंने कहा था। टेप ने उस पर जबरदस्ती की। उसके पिता ने मुझे चुप रहने के लिए पैसे दिए। मेरे पास अभी भी बही खाता है। कैलेब को बस इतना ही सुनना था। उसने अपनी टोपी उतारी और दो और नाम ढूंढने चला गया। उसे उन नामों को फुसफुसाने में ही आधा दिन लग गया। डॉज के लोग आसानी से बात नहीं करते, खासकर तब जब टेट्स का आधे शहर पर कब्जा था। उसने कॉफी खरीदी, टूटे हुए कब्जे को ठीक किया, एक बूढ़े आदमी को उसका खच्चर बांधने में मदद की। तभी लोगों को उसकी खामोशी पर भरोसा होने लगा। एक चीनी धोबी था, दूसरा एक सैलून वाली लड़की जिसके होंठ के नीचे एक निशान था। हर कहानी पिछली से मिलती जुलती थी। हर शब्द टेट और क्रो की ओर इशारा कर रहा था। सूर्यास्त तक सैलून धुएं और शोर से भर गया। कैलेब भीड़ के बीच से निकला और बही खाता बार पर रख दिया। यही तुम्हारी शालीनता है, उसने कहा। खरीदा और चुकाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्रो का चेहरा लाल हो गया और एलिटेट का हाथ उसकी बेल्ट की ओर बढ़ गया। कैलेब की आवाज ने हवा को चीर दिया। तुम अपना हाथ हिलाओ लड़के, और मैं तुम्हें दिखाता हूं कि पाप असल में कैसा होता है। कोई घबराकर हंसा। किसी और ने फुसफुसाया, उसके पास सबूत है। और फिर बड़बड़ाहट बढ़ती गई जब तक कि पूरा कमरा गुस्से से गूंज न उठा। क्रो झूठ के बारे में कुछ चिल्लाते हुए दरवाजे की ओर पीछे हट गया, लेकिन शहर पहले ही काफी कुछ सुन चुका था। क्रो को उस दिन जेल नहीं हुई थी।
अभी नहीं। उसके जैसे आदमी कभी आसानी से नहीं जीते। लेकिन टेट के पैसे खत्म हो रहे थे। उसके उपदेशों की भी गूंज कम हो गई थी। क्रो के अपने ही लोग फुसफुसाने लगे कि शायद डीकन में धर्म ग्रंथों से ज्यादा पाप है। लेकिन जैसे ही सैलून की बातचीत शुरू हुई, दान आना बंद हो गया और मेयर की पत्नी ने खुद लीक के पर्चे फाड़ दिए। हफ्ते के अंत तक उनकी बैठकों में अनुयायियों से ज्यादा मक्खियां आने लगीं। एलिजा ने जैसे ही खिड़कियों पर सूरज की रोशनी पड़ी, प्रवेश किया। वह सीधे बार में गई और कैलेब के पास खड़ी हो गई। उसकी ठुड्डी ऊंची थी, उसकी आवाज स्थिर थी। मैं वो कभी नहीं थी जो तुमने कहा था, लेकिन अब से मैं वो बनूंगी जो मैं बनना चाहती हूं। बूढ़े आदमी मुंह फेर लेते थे। औरतें चुप रहीं। पहली बार डॉस सिटी ने सच को दो पैरों पर खड़ा देखा। उस दिन इंसाफ बंदूक से नहीं आया था। वो उस शहर में साहस से आया था जो दिखावा करते करते थक गया था। अगर तुम अब भी मेरे साथ हो तो अपनी कॉफी या शायद शाम की चाय का एक घूंट लो और मुझे बताओ कि तुम अभी कहां से सुन रही हो। तुम्हारी घड़ी में क्या समय हो रहा है? और अगर इस तरह की कहानियां तुम्हारे अंदर कुछ जगाती हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाओ और अगले अध्याय में हमारे साथ चलो, क्योंकि इसके बाद जो होगा वो तुम्हें चौंका सकता है। अरे, उस शाम आसमान धूसर हो गया था। हवा, बारिश और धूल की गंध मैदानों में फैला रही थी। कैलेब जानता था कि शहर में शांति ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। टेट जैसे लोग अपमान नहीं भूलते। खेत में एलिजा ने एक छोटा सा बैग पैक किया। रस्सी बांधते हुए उसका हाथ कांप रहा था। तुम्हें लगता है कि वे हमारे लिए आएंगे? उसने पूछा। वे तुम्हें लेने आएंगे, कालेब ने धीरे से कहा, लेकिन उन्हें आधी रात से पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। गरज के साथ बिजली गिरी। बूटिल के पास नदी उफान पर थी, अंधेरी और गुस्से से भरी हुई। कालेब ने अपने घोड़े पर काठी कसी तो खलिहान में एक लालटेन टिमटिमाई। उसने खिड़की के पास एक दूसरी लालटेन जलती छोड़ दी। शेरिफ के आदमियों से मदद के लिए एक मौन संकेत। शेरिफ के आदमियों से मदद के लिए एक मौन संकेत। एलिजा उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन उसने उसे अंदर रहने, दरवाजा बंद करने और राइफल लॉड रखने को कहा। उसने सिर हिलाया। उसकी आंखें डर और विश्वास से एक साथ चौड़ी हो गईं। अरकानसस नदी के पुल पर टेट और दो घुड़सवार इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे बारिश से ढके हुए थे। उनके घोड़े गीले तख्तों पर घबराहट से पैर पटक रहे थे। उसके पिता ने उसे वहां शांति बनाने के लिए नहीं, बल्कि परिवार का नाम बचाने के लिए भेजा था। बूढ़े आदमी का भाग्य मवेशियों और डर से था और वह अपने बेटे के बारे में गपशप बर्दाश्त नहीं कर सकता था। टेट बहादुर नहीं था, वह हताश था। एक लड़का यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि वह अब भी अपने पिता के गुस्से के लायक है। टेट की आवाज तूफान को चीरती हुई आई। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे शर्मिंदा करके चले जाओगे? कैलेब धीरे धीरे स्थिरता से आगे बढ़ा। तुमने खुद को शर्मिंदा किया बेटे। मैंने तो बस उन्हें आईना दिखाया। पहली गोली रात में फूट पड़ी, एक योजना को चकनाचूर कर दिया। कालेब के बूट के पास से गोली निकली। उसने जवाबी गोली नहीं चलाई, बल्कि उसने लालटेन को ऊपर उठाया और उसकी रोशनी 3 बार चमकी। कालेब उस दोपहर शहर में घुसा था और चुपचाप शेरिफ के क्लर्क को एक नोट थमा गया था। उसमें सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, अरकानसस ब्रिज। अंधेरा होने के बाद उस आदमी ने एक बार सिर हिलाया था, कोई वादा नहीं। कालेब को यकीन नहीं था कि पेड़ों से मदद मिलेगी भी या नहीं। शेरिफ के सिपाही फट पड़े। उनके कोट भीगे हुए थे, बंदूकें उठी हुई थीं। एक सिपाही चिकने तख्तों पर फिसला। उसकी पिस्तौल तख्तों से जोरदार आवाज के साथ टकराई। बारिश ने रास्ते को कीचड़ में बदल दिया था, जिससे बाकी सवार धीमे हो गए थे। कालेब की बांह पर एक आवारा गोली लग गई थी, लेकिन उसने अपना निशाना स्थिर रखा। टेट ने कालेब की आस्तीन पर खून देखा और उसकी हिम्मत पतली बर्फ की तरह टूट गई। बारिश तेज हो गई। लकड़ी और स्टील पर ढोल बजने लगे। टेट के आदमी कानून और नदी के बीच फंसकर जम गए। छोड़ो, कालेब ने कहा। या नदी न्याय से पहले तुम्हें ले जाती है? टेट हिचकिचाया, फिर अपनी बंदूक कीचड़ भरे पानी में फेंक दी। एक डिप्टी ने उसे हथकड़ी लगाई और दूसरे ने कालेब के हाथ से बही खाता छीन लिया। जब तूफान थम गया
तो तूफान थमने लगा। बिजली धीमी होकर हल्की बारिश में बदल गई। कालेब रेलिंग के पास खड़ा नदी को खून और मिट्टी बहाते हुए देख रहा था। खेत पर वापस एलिजा खिड़की के पास इंतजार कर रही थी। राइफल अभी भी उसकी गोद में थी। जब कालेब भीगा और थका हुआ अंदर आया तो उसने फुसफुसाते हुए कहा, हो गया है ना? उसने अभी के लिए सिर हिलाया। वह पहली बार मुस्कुराई, हल्की पर सच्ची। फिर शायद हम बाहर फिर से शुरुआत कर सकें। बारिश धीमी होकर बूंदाबांदी में बदल गई और रात शांत हो गई। लेकिन पश्चिम में शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि सूर्योदय के समय कुछ अप्रत्याशित उनका इंतजार कर रहा था। कुछ ऐसा जो उनके बचे हुए सब कुछ को बदल देगा। सुबह तक तूफान थम चुका था। गेहूंओं के खेतों के ऊपर आसमान सुनहरा हो गया था, जो अभी भी बारिश से भीगे हुए थे। कैलेब बरामदे में बैठा था, जूते उतारे हुए। उसके हाथों में कॉफी की भाप निकल रही थी। उसने एलिजा को नंगे पांव बाहर निकलते देखा। उसके बाल अभी भी गीले थे। उससे मिलने के बाद पहली बार वह कांप नहीं रही थी। उसने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई, कोमल और अनिश्चित। तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं थी, उसने कहा। कैलेब ने अपनी कॉफी की चुस्की ली, आंखें क्षितिज पर। मुझे लगता है मैं रुका था। कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जिनसे आप भागते नहीं। उनके आसपास की दुनिया नई लग रही थी। गिरफ्तारी के बाद शहर शांत हो गया था। दिन एक तरह की शांत दिनचर्या में बीत रहे थे। उसने उसकी फटी आस्तीन की मरम्मत की। उसने उस बाड़ को ठीक किया जिस पर वह बहुत जोर से झुक गई थी। उन्होंने कम बात की, लेकिन हर खामोशी शब्दों से ज्यादा शांति देती थी। विश्वास धीरे धीरे आया, जैसे बसंत और सूखी मिट्टी। शालीनता का बंधन बिखर गया था और यह बात फैल गई कि कैलेब मर्सर ने एक ऐसी लड़की के लिए आवाज उठाई थी जिससे बाकी सभी ने मुंह मोड़ लिया था। उस रात हवा फिर से गर्म हो गई। बरामदे पर जुगनू तैर रहे थे। एलिजा 2 कप चाय लेकर आई और उसके पास बैठ गई। कुछ देर तक दोनों में से कोई नहीं बोला। सन्नाटा अब भारी नहीं था, वह शांतिपूर्ण था, उन बातों से भरा हुआ जो उन्हें कहने की जरूरत नहीं थी। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें कभी अपनी पिछली जिंदगी की याद आती है? उसने एक पल सोचा, कभी कभी, लेकिन शायद यही वो जिंदगी है जो मुझे हमेशा से जीनी थी। उनके बगल में एक लालटेन टिमटिमा रही थी। हवा गीली घास और धुएं की गंध लेकर आ रही थी। उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और पहली बार वह पीछे नहीं हटा। यह कोई भव्य प्रेम कहानी नहीं थी। यह कुछ छोटी, शांत ऐसी कहानी थी जो टूटी हुई मिट्टी में उगती है और फिर भी खिलने का रास्ता ढूंढ लेती है। जब उसने फुसफुसाते हुए कहा, आज रात मुझे अपना बनाने में मेरी मदद करो, यह अब हताशा नहीं थी, यह भरोसा था, यह कहने का एक तरीका कि वह फिर से जीने के लिए तैयार है। और उसने जवाब दिया, सिर्फ तभी जब तुम पहले खुद को अपनाओ। वे धीरे से हंसे, ऐसी हंसी जो माफी जैसी लगती है। चांद ऊंचा उठ गया, उनके चेहरों को चांदी से रोशन कर दिया। जख्म के निशान अब भी थे, लेकिन अब पहले जैसे दर्द नहीं दे रहे थे। कभी कभी चंगाई चमत्कारों से नहीं मिलती, ये छोटे छोटे फैसलों से आती है। जब कोई और ना आए तब खड़े होना, जब दूसरे आलोचना करें तब सुनना, जब दूर चले जाना आसान हो तब प्यार करना। शायद यही सबक इस धूल भरे शहर को सीखना था कि पश्चिम जैसी कठोर दुनिया में भी दयालुता की अभी भी जगह है, और शायद हम सबकी है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी किसी को गिरते हुए देखा है और आगे बढ़ने के बजाय उसे उठाने के लिए रुके हैं? अगर इस कहानी ने आपको कुछ महसूस कराया है, चाहे वह एक चिंगारी ही क्यों न हो, तो इसे लाइक करें ताकि और लोग इसे सुन सकें। और अगर आप मेरे साथ साहस, प्रेम और मुक्ति की ओर कहानियों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि शायद आज रात यह कहानी सिर्फ उनके बारे में नहीं थी। शायद यह हम सभी के लिए रोशनी का एक छोटा सा टुकड़ा खोजने के बारे में थी।